टॉपिक है मियोसिस और मियोसिस क्या होता है, इसकी फेजेस क्या है, इसकी स्टेजेस क्या है, किस तरह से सेल के अंदर जो है वो चेंजेस आएँगी और उसके बाद हम देखेंगे सिग्निफिकेंस क्या होती है मियोसिस की और फिर हम ये भी बात करेंगे आज कि सेल डिवीज़न जो बेसिकली हो रही है, ये सेल डिवीज़न अगर ये एक्सीडेंटल हो जाए या अगर ये नेचुरल हो जाए तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? So the question is, what is meiosis? I explain in detail. So meiosis it is a type of cell division in which single cell divides into four daughter cells. सिंगल सेल यानी कि पेरेंटल सेल जो है वो डिवाइड होता है एंड इट फॉर्म्स द फोर डॉटर सेल्स और चार नए सेल बनते हैं। याद रखें कि हर नया बनने वाला जो सेल होता है वो डॉटर सेल कहलाता है। वॉट एवर द टाइप ऑफ द सेल इज, हम उसे हमेशा डॉटर सेल ही कहते हैं। And most importantly, the number of chromosomes becomes half in each daughter cell. Chromosomes की जो तादाद है, क्वांटिटी जो है वो डॉटर सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है बट हाफ नंबर होती है एज कंपेयर टू द पेरेंटल सेल। फॉर इंस्टेंस, एक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन बीइंग के नंबर ऑफ सेल्स 46 थे। दैट 46 क्रोमोसोमल cell divides to form four cell and each of this four cell will be having 23 chromosomes. In animal, meiosis takes place in germ cells. Germ cells means reproductive cells. अब ये reproductive cells जो है वो अगर मेल की बात करें that is called as sperm cells and eggs, और अगर हम बात कर रहे हैं फीमेल्स की। सो वेयर इज इन प्लांट्स, मतलब एनिमल्स के अंदर ये दो तरह की डिवीजन हो सकती है, दो तरह के सेल्स हो सकते हैं। दैट इज क्लासिफाइड, दैट इज यूजुअली यूज्ड टू क्लासिफाई द टू जेंडर्स। जबकि प्लांट्स में इट टेक्स प्लेस इन स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल्स बनाने के ये काम आते हैं और यही स्पोर मदर सेल्स आगे जाके स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं एंड दैट स्पोर्स आर यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैकेनिज्म ऑफ द सेल साइकिल। मियोसिस में जो इवेंट्स होने हैं वो दो मेजर इवेंट्स हैं एंड दीज टू मेजर इवेंट्स आर द मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 को हम दूसरे अल्फाज में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन भी कहते हैं। अब ये है क्या? इट इज द रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन मतलब रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस क्या होगा कि क्रोमोसोम्स की जो तादाद है दैट विल रिड्यूस टू द हाफ। तो इट इज अ टाइप ऑफ द डिवीजन in which the number of chromosomes become half or reduced to half। अब ये कैसे होगा, ये इसके फेसेस में पता चलेगा। इसके जो फेसेस हैं, सब पार्ट्स हैं, वो क्या है? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और फिर टीलोफेज 1। प्रोफेज 1 क्या है? इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस। तो इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू कि which phase is the longest phase of meiosis या meiosis 1। so this is the prophase 1 जो कि मजीद 5 स्टेजेस पर कंसिस्ट करता है एंड दीज सब स्टेजेस आर लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। अब लेप्टोटीन क्या है? इन दिस स्टेज द क्रोमेटिन नेटवर्क ब्रेक इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच इज कॉल्ड एज लेप्टोटीन। यानी कि जो क्रोमोसोम्स जो कि कंडेंस्ड फॉर्म में मौजूद था, वो कंडेंस्ड फॉर्म क्रोमोसोम का क्या करेगा? अपने आप को थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करेगा एंड दैट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विल बी कॉल्ड एज द लेप्टोटीन। ईच थ्रेड हैज टू मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लेप्टीन। दोनों एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे। मॉर्फोलॉजिकली से मुराद ये होती है कि बोथ विल बी हैविंग द सिमिलर एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सेम होंगे, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात नहीं कर रहे। And each of these chromosomes which are homologous to each other, which are morphologically similar to each other, वो क्रोमोसोम जो आपस में अब बने थे, कंडेंस्ड फॉर्म कन्वर्ट हुई थी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपस में एक साथ कंबाइन होकर रहते हैं एंड दीज कॉम्बिनेशन और दीज टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी कॉल्ड द होमोलोगस क्रोमोसोम। इसी तरह से सिस्टर क्रोमेटिड्स भी कहेंगे, होमोलोगस स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। लैक्टोजीन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज जाइगोटीन एंड ड्यूरिंग दिस सब स्टेज द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यहाँ पे होमोलोगस स्ट्रक्चर लिखा है, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। होमोलोगस क्रोमोसोम मैंने अभी कहा, होमोलोगस क्रोमोसोम भी आप कह सकते हो, होमोलोगस स्ट्रक्चर भी कह सकते हो, इसे आप सिस्टर क्रोमेटिड्स भी कह सकते हो।
आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे एंड देयर पेयरिंग टेक्स प्लेस, और उनकी पेयरिंग होगी, यानी कि ये अब एक दूसरे के साथ पेयर बना लेंगे एंड द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज नोन एज सिनैप्सिस। सो इट इज इंपॉर्टेंट अगेन, व्हाट इज सिनैप्सिस, आपसे अलग से एक सवाल पूछा जा सकता है शॉर्ट में कि सिनैप्सिस किसे कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ड्यूरिंग द सब स्टेज ऑफ ज़ाइगोटी द होमोलोगस क्रोमोसोम्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर and their pairing takes place. This pairing of chromosome is called as the synapses. तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में मिले पेयर बनाया, ये मैकेनिज्म तो साइनेप्सिस कहलाता है, लेकिन ये साइनेप्सिस के नतीजे में बनने वाला जो क्रोमोसोम होगा इट विल बी कॉल्ड एज बाइवेलेंट। बाय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दो क्रोमोसोम्स आपस में आकर अटैच हुए। नाउ द स्टेज इज पैकेटीन। इन दिस स्टेज द क्रोमोसोम्स अनकॉइल एंड सेपरेट। क्रोमोसोम जो है वो अनकॉइल होगा, अनकॉइल मतलब कि जो पेयर बना था अब वो पेयर जो है वो ब्रेक करेगा और दोनों जो है क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से। This separation is however incomplete and impaired separate chromosomes are in contact with each other at one or more points. यहाँ पे क्रोमोसोम्स की जो सेपरेशन हो रही है दिस इज एन इनकम्प्लीट सेपरेशन। किसी न किसी एक या दो जगह पॉइंट पर क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे से अटैच होंगे। अब अगर किसी एक या दो जगह से क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अटैच होते हैं तो जब कभी भी दो या दो से ज्यादा जगहों पे क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अटैच होंगे वो जो जगह होगी वो चियास्मेटा कहलाती है। तो अब मैं रिपीट करता हूं इसको कि क्रोमोसोम्स अनकॉइल हुए, जो क्रोमोसोम्स ने पेयर बनाया था वो क्रोमोसोम्स जो है वो अनपेयर होंगे, अनकॉइलिंग कहलाता है इस फिनोमेना को। अनकॉइलिंग होने के बाद जो ये क्रोमोसोम्स हैं ये अभी भी किसी एक या दो जगह से एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और जिस जगह से जुड़े रहेंगे वो जगह चियास्मेटा कहलाती है। और इसी चियास्मेटा पे क्रॉसिंग ओवर का एक फिनोमेना होता है जो टेक्स प्लेस होता है। तो ईच होमोलोगस क्रोमोसोम स्प्लिट लॉन्गिट्यूडली एक्सेप्ट द सेंट्रोमियर रीजन। सेंट्रोमियर रीजन के अलावा, सेंट्रोमियर आपको याद है कि सेंट्रोमियर मैंने कहा था कि जहां पे जिस पॉइंट पर आके दो क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच होते हैं दैट पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर रीजन। तो क्रोमोसोम्स ने अपने आप को सेपरेट कर लिया, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, दोनों क्रोमोसोम हर जगह से सेपरेट है, सिर्फ एक जगह से कंबाइन है एंड दैट सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर रीजन। नाउ ईच बाइवेलेंट इज कंपोज्ड ऑफ 4 क्रोमेटिड्स। अब इसके नतीजे में क्या होगा, ये जो दो बाइवेलेंट थे उनसे 4 क्रोमेटिड्स बने एंड देयरफॉर इट इज नोन एज बाइवेलेंट टेट्राइड्स। बाइवेलेंट टेट्राइड्स ये कहलाते हैं। बाइवेलेंट क्यों, क्योंकि बाइवेलेंट के नतीजे में जो 4 क्रोमोसोम जो है वो बने हैं एंड दी एज अ रिजल्ट ये 4 बने हैं तो हम इसे साइंटिफिकली टेट्राइड्स कहते हैं। डिप्लोटीन क्या है, द होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज देयर पार्ट्स ऑफ क्रोमेटिड एट चियास्मेटा। ये मैंने अभी बताया था कि चियास्मेटा वो एक या एक से ज्यादा जगह जहां पे क्रोमोसोम जो है एक दूसरे से अटैच रह जाता है वो जगह चियास्मेटा कहलाती है। और इस चियास्मेटा पे बेसिकली क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स। ये क्रोमेटिड्स का कोई एक पार्ट, कोई एक हिस्सा, कोई एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसी दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर चली जाए, दिस इज कॉल्ड एज अ क्रॉसिंग ओवर। सो आई रिपीट कि पैकेटीन में क्रोमोसोम्स की अनकॉइलिंग हुई, अनकॉइलिंग होने के बाद क्रोमोसोम्स अभी भी किसी एक या दो जगह पर एक दूसरे के साथ अटैच रहे वो जगह चियास्मेटा कहलाती है। और इस चियास्मेटा पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्रोमोसोम्स अपने पार्टनर को एक्सचेंज करते हैं और एक्सचेंज करने का रीजन ये होता है कि ये अपना कोई जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर करता है किसी दूसरी तरफ। अब अगर ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है किसी दूसरी तरफ, दिस इज कॉल्ड एज द मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर। इसे हम क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना कहते हैं। डायकाइनेसिस क्या है कि ड्यूरिंग दिस सब स्टेज न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिसअपियर्ड। कि इस स्टेज में आके न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर्ड हो जाएंगे। न्यूक्लियोलाई आपको मालूम है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पता है, ये दोनों चीजें जो है वो डिसअपियर्ड होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि यहाँ पर अब स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होगी जिसे हम स्पिंडल फाइबर के साथ साथ माइटोटिक एपरेटस भी कहते हैं। मजीद क्या होगा, chiasmata moves from the centromere towards the end of the chromosomes like a zipper, and this type of movement of chiasmata is called as terminalization. तो याद रखेंगे टर्मिनलाइजेशन किसे कहते हैं कि द मूवमेंट ऑफ chiasmata फ्रॉम सेंट्रोमियर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के एंड से सेंट्रोमियर कि क्या होगा कि chiasmata जो है वो मूव करेगा सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम के एंड पर चला जाएगा। जिप लाइक मूवमेंट है एंड दिस जिप लाइक मूवमेंट इज कॉल्ड एज अ टर्मिनलाइजेशन। अब यहाँ से स्टेजेस स्टार्ट होंगे प्रोफेज के बाद। नेक्स्ट स्टेज विच इज द मेटाफेज। इन दिस फेज या इन दिस स्टेज
फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस। ये चेंजेस होंगी, वो क्या चेंजेस होंगी कि अभी तक आपको ये मालूम था कि कंडेंस्ड फॉर्म में जो क्रोमोसोम मौजूद था, वो कंडेंस्ड फॉर्म जो है वो सेपरेट हुई, अनकॉइल हुई। अनकॉइलिंग होने के बाद जो क्रोमोसोम था वो कॉइल बनाता है, कॉइल बनाने के बाद जो है वो बाइवैलेंट स्ट्रक्चर बनाता है, फिर उससे टेट्राड्स बनते हैं। टेट्राड्स बनने के बाद अब हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो मेटाफेज पे जाएँगे। और आपको मालूम है कि मेटाफेज का वर्ड हम जब भी यूज़ करेंगे कि इट रेफर्स कि क्रोमोसोम जो है या बाइवैलेंट जो है वो अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेन पर आकर लाई करेगा। तो मेटाफेज चाहे ये माइटोसिस के अंदर हो, चाहे वो मियोसिस 1 के अंदर हो, चाहे मियोसिस 2 के अंदर हो, इसका मतलब ये होता है कि क्रोमोसोम्स अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेन पर लाकर अरेंज करते हैं। जैसे ही क्रोमोसोम्स अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेन पर लाकर अरेंज करेंगे, या जैसे ही अरेंज होंगे, centromere of each chromosomes attaches with some fibers of a spindle, कि स्पिंडल फाइबर से जाकर ये ज्वाइन हो जाएगा। कौन ज्वाइन हो जाएगा? सेंट्रोमेयर। कि क्रोमोसोम क्रोमोसोम एक साथ दो जुड़े हुए थे, जिसे हम कह रहे थे कि ये बाइवैलेंट है। इन बाइवैलेंट जिस जगह पे ये दो क्रोमोसोम अटैच है वो जगह सेंट्रोमेयर कहलाती है। दिस सेंट्रोमेयर अटैचेस विद द सेम फाइबर्स ऑफ स्पिंडल। स्पिंडल फाइबर से जाकर जो है ये अपने आप को अटैच कर ले। अटैच क्यों करेगा? क्योंकि यहीं से ब्रेकडाउन होगी और यहीं पे क्रोमोसोम्स की अनकॉइलिंग होगी, और अनकॉइलिंग के नतीजे में ये जो क्रोमोसोम होगा एनाफेज में आकर will be separated from each other and move towards its respective pole, और फिर दो मुख्तलिफ पोल्स की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। तो क्या हुआ कि क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड फॉर्म से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ है। पूरा का पूरा प्रोफेज 1 व्हिच वाज द लॉन्गेस्ट फेज, इट विल एंटर इनटू द मेटाफेज। मिड फेज के अंदर ये अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज करेगा। इक्वेटोरियल प्लेन पर अरेंज करने के बाद ये क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे, व्हिच इज द एनाफेज। और फिर टीलोफेज के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म अराउंड द क्रोमोसोम एट ईच पोल। अब जो है वो दोनों क्रोमोसोम चूंकि सेपरेट हो गए थे, अपोजिट पोल की तरफ चले गए, तो अब इन क्रोमोसोम्स के अराउंड में क्या होता है? क्रोमोसोम के अराउंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अपीयर होना शुरू होती है। अब अगर सवाल ये किया जाए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर क्यों हुई, तो याद रखें प्रोफेज 1 के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई थी, और मैंने कहा कि जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है वहां पर स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह से जब इसके बिल्कुल अपोजिट हम बात करेंगे टीलोफेज में, तो याद रखेंगे कि टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होती है, और जो आपका सेंट्रियोल था या जो आपका स्पिंडल फाइबर था वो डिसअपियर होना शुरू होता है। दिस इज हाउ द न्यूक्लियोलस रीअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट हो गई अपियर होना, तो इसका मतलब एक न्यूक्लियोलस भी रीअपियर हो गया, एंड दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द टू डॉटर न्यूक्लिया, और दो डॉटर न्यूक्लिया जो है वो फॉर्म होंगे। अब ये तो हमारा मियोसिस 1 के स्टेजेस कंप्लीट हुआ। मियोसिस 1 में पहला स्टेज था प्रोफेज, प्रोफेज के बाद मेटाफेज, एनाफेज और फिर टीलोफेज। अब हम स्टार्ट करेंगे, टीलोफेज एंटर करेगा सेकंड मियोटिक डिवीजन में। इससे पहले इसे इंटरफेज में जाना है। अब ये इंटरफेज किसे कहते हैं? दिस इज द शॉर्ट पीरियड कॉल्ड इंटरफेज बिफोर मियोसिस 2। मियोसिस 2 के शुरू होने से पहले एक छोटा सा स्टेशनरी पीरियड है। ये क्या है? इट इज सिमिलर टू इंटरफेस बिटवीन माइटोटिक डिवीजन एक्सेप्ट दैट डीएनए रेप्लिकेशन डजंट अकर। कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सेम वही फेज है जो माइटोटिक डिवीजन में होता है, सिवाय इसके और उस फेज के, दोनों में सिर्फ और सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं हो रही है। रेप्लिकेशन मतलब डीएनए अपनी कॉपी नहीं बनाएगा। रेप्लिकेशन का वर्ड हम मुख्तलिफ रिप्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब होता है अपनी ही एग्जैक्टली कॉपी तैयार कर लेना, मतलब सेल के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, सेल अपनी ऐसी कॉपी तैयार करे कि जितने स्ट्रक्चर्स इसके पास मौजूद थे, सेल ऑर्गेनेलिस इसके पास थे, ये अपने नेक्स्ट डॉटर सेल के अंदर या अपनी कॉपी के अंदर मौजूद रखता है। लेकिन ये माइटोटिक डिवीजन में तो जरूर होगा, इंटरफेस मियोसिस में ऐसा नहीं होता। इस छोटे से स्टेशनरी फेज के बाद जो सेल है ये जाता है सेकंड मियोटिक डिवीजन यानी कि मियोसिस 2 में। और मियोसिस 2 क्या है? सेकंड मियोटिक डिवीजन इज एक्चुअली द माइटोटिक डिवीजन which takes place which takes place in order to divide each haploid cells formed during meiosis 1 into two daughter haploid cells। होगा क्या? बिल्कुल सेम है ये मियोटिक डिवीजन 2 उस फेज के जो हम माइटोसिस पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सेम है। मियोटिक 2 और माइटोसिस ये दोनों सेम होते हैं। अब दोनों का काम एक ही है कि हैप्लॉइड सेल को कन्वर्ट कर देना डिप्लॉइड सेल में। तो हैप्लॉइड सेल क्या था? हैप्लॉइड सेल हमारे पास मियोसिस 1 के नतीजे में बना, और जो मियोसिस 1 के नतीजे में हैप्लॉइड सेल्स बने थे, ये उन्हें क्या करते हैं, जो टू डॉटर हैप्लॉइड सेल्स, उस एक हैप्लॉइड सेल से दो हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे।
तो अब चूंकि मियोसिस 1 में 1 से 2 सेल बने थे, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 से 4 सेल बन जाएंगे। दिस इज हाउ कलेक्टिवली हम ये कह सकते हैं कि मियोसिस जब स्टार्ट हुआ तो हमारे पास एक फादर या पैटर्नल सेल था, वो पैटर्नल या मैटरनल सेल जो है वो आगे जाके मियोसिस के एंड पे 4 सेल्स बनाता है, एंड दैट 4 सेल्स आर हैप्लॉइड इन नंबर्स। हैप्लॉइड क्या होता है, एंड ऑफ द लेक्चर बात करूंगा। फेसेस के नाम वही हैं जो मियोसिस 1 के थे, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और फिर टीलोफेज 2। सबसे पहला फेज प्रोफेज 2 के स्पिंडल फाइबर्स, अगेन वही बातें होंगी, स्पिंडल फाइबर्स जो है वो फॉर्म होना शुरू होगा। और मैंने अभी कहा कि स्पिंडल फाइबर जब 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 बनना शुरू होता है सेल डिवीजन के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर हो सकता है। मेटाफेज 2 में क्या होता है, आपको मेमोराइज हो चुका होगा कि क्रोमोसोम्स अपने आप को क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेन पर अरेंज करते हैं, आर अटैच्ड टू हाफ स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाएंगे और किसके जरिए होंगे, बाय द हेल्प ऑफ दिस सेंट्रोमेयर। एंड अगेन सेंट्रोमेयर इज व्हाट, that specific region where two chromosomes are adjoined to each other, connected to each other, वो जगह जहाँ पे दो क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो जगह जो है सेंट्रोमेयर की वजह से ही जुड़ती है। यहाँ इसके बाद क्या होगा कि ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं इक्वेटोरियल प्लेन पे। ईच क्रोमोसोम्स अटैच विद सेपरेट फाइबर्स ऑफ स्पिंडल, और यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो दो मुख्तलिफ स्पिंडल फाइबर से अरेंज होता है या अटैच होता है। And again what, anaphase 2 में हमें मालूम है कि spindle fibers attached to the centromere shorten and the chromatids of chromosomes are pulled away from each other। कि spindle fibers क्या होगा, attached to the centromere shorten, कि centromere जो है वो shorten होना शुरू होगा, chromatids जो है वो chromosomes को opposite pole की यानी कि pulled away एक दूसरे opposite pole की तरफ move करना शुरू हो जाएंगे, और दोनों chromosomes की part जो है वो दो different और दोनों अपने एक दूसरे के opposite poles की तरफ move कर जाएंगे। जैसे ही क्रोमोसोम अपने अपोजिट पोल की तरफ मूव करके जाता है या ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर होना शुरू होंगे, व्हिच इज कॉल्ड एज टेलोफेज 2 कंप्लीट, एंड क्रोमोसोम्स बिगिन टू अनकॉइल, और क्रोमोसोम की अनकॉइलिंग होगी और क्रोमोसोम दोबारा से उसी कंडेंस्ड फॉर्म के अंदर चला जाएगा। They become longer and distinct and form group at each pole. Around each group nuclear envelopes formed। अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स अनकॉइल होते अलग अलग चले गए थे, अलग अलग होने के बाद ये क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियर एनवलप बनाना शुरू करेंगे। एंड अगेन व्हाट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आपको मालूम है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपियर होना शुरू हो रही है, तो इट्स मीन व्हाट, स्पिंडल फाइबर जो है वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी कि सेल कंडेंस फॉर्म में था, कंडेंस फॉर्म से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाने के बाद वो प्रोफेज से मेटाफेज में आता है, इक्वेटोरियल प्लेन पर प्लेन पे अपने आप को क्रोमोसोम्स अरेंज करते हैं। क्रोमोसोम्स अरेंज करने के बाद एनाफेज दो अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं, और टीलोफेज पे न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस। तो आफ्टर द कैरियोकाइनेसिस कहा जा रहा है कि कैरियोकाइनेसिस यानी कि इन तमाम स्टेजेस के बाद each haploid meiotic cell the cytokinesis takes place। अब यहाँ पे साइटोकाइनेसिस का जो मैकेनिज्म है वो शुरू होगा। साइटोकाइनेसिस का मतलब ये कि साइटोप्लाज्म जो है वो अब अपने आप को डिवाइड करेगा। पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होती है एंड इट लीड्स फर्दर टू द साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म व्हिच इज कॉल्ड एज द साइटोकाइनेसिस, जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो वर्ड काइनेसिस का मतलब याद रखेंगे, ब्रेक डाउन होना, डिवीजन होना, डिवाइड होना, और साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म में। इसी तरह से कैरियो की अगर हम बात करें तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब ये है कि न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है, एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल्स, 4 हैप्लॉइड सेल्स बने। अब ये हैप्लॉइड सेल्स पे एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हैप्लॉइड सेल्स क्या है, स्टार्टिंग जब की थी मैंने कहा था कि एक फादर सेल जिसके पास 46 क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, इट विल डिवाइड इनटू 4 डॉटर सेल्स, 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा। यहाँ पे जब ये 4 सेल बनाता है तो इन 4 सेल्स के पास क्रोमोसोम की तादाद इन 4 सेल में तो सेम होती है, लेकिन फादर सेल से डिफरेंट होती है। मतलब वो सेल जो डॉटर सेल बना रहा है उसमें क्रोमोसोम 46 होते हैं, लेकिन इसके नतीजे में जो बनने वाले जो सेल्स होते हैं, इन सब में क्रोमोसोम की तादाद जो होती है वो 23 होती है। तो वो सेल जिसके पास डबल अमाउंट में क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, दैट इज कॉल्ड डिप्लॉयड सेल। और वो सेल जिसके पास क्रोमोसोम की तादाद आधी होती है, हाफ होती है, रिड्यूस हो जाती है, दैट सेल इज कॉल्ड एज हैप्लॉइड सेल्स, उसे हम हैप्लॉइड सेल्स का नाम देते हैं। अब इसके फायदे क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है मेयोसिस की, तो इट मेंटेन्स द कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के कांस्टेंट नंबर को मेंटेन रखता है। क्रोमोसोम्स के नंबर कांस्टेंट कैसे हैं कि ईच स्पीसी टू स्पीसी अगर हम देखें या मैं कलेक्टिवली बात करूं, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द ह्यूमन बॉडी इज 46। अब जितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ इस वक्त मौजूद हैं या जो लोग बाहर मौजूद हैं,
ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी में ही शामिल होंगे। होमो सैपियंस हम उसका साइंटिफिक नेम देते हैं। तो वो इंसान चाहे कहीं का भी हो, किसी भी जगह से हो, किसी भी ओरिजिन से हो, किसी भी एथनिसिटी से हो, किसी रिलीजन से हो, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स इस यूनिवर्स पे मौजूद हैं, ईच ह्यूमन बीइंग विल बी हैविंग 46 क्रोमोसोम्स, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस होंगे, कुछ स्पेशल केसेस होंगे, जिसके पास क्रोमोसोम की तादाद या तो 45 होगी या फिर 47 होगी, वो ट्रांसजेंडर्स की कैटेगरी में आते हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑन द मेन पॉइंट कि मेल या फीमेल, मेल हो फीमेल हो, दोनों में क्रोमोसोम की तादाद 46 ही रहेगी, चाहे वो पाकिस्तान का कोई हो, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो भारत से हो, चाहे वो दूसरे किसी कॉन्टिनेंट से, रशिया से, यूरोप से, किसी भी मुल्क से होता है। क्रोमोसोम की तादाद जो है वो सेम रहेगी। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। यही इंपॉर्टेंस है मियोसिस की, कि अगर मियोसिस की वजह से क्रोमोसोम्स की तादाद सेम ना रहती, तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, स्पीसी टू स्पीसी या जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम्स की तादाद कुछ और होती है। आपकी बॉडी में क्रोमोसोम्स कुछ और होते हैं, आपके पेरेंट्स की बॉडी में कुछ और होते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में उससे कुछ और होते हैं, आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की बॉडीज में कुछ और होते हैं। लेकिन मियोसिस की वजह से क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो मेंटेन है। और यही मेंटेनेंस जो है वो आपको बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की सिमिलैरिटीज की कॉजेस बनती हैं, कि जो चीजें आपके पेरेंट्स से है वही आप में ट्रांसफर होकर आती हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस हेरिडिटी एंड सिंपली कॉल्ड एज अ जीन्स। Secondly, it is responsible for genetic variation among species. Genetic variations होती हैं species में। Species क्या है? Those organisms which are reproductively isolated from other groups. वो organism जिनका दूसरे organism से mode of reproduction same है, reproduction का तरीका same different है, sorry, कि वो organism जिसका एक organism दूसरे organism से reproductive की बुनियाद पर अगर different है, तो वो species। याद रखें, हम कभी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई नहीं करते ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। वो क्या खाता है, कैसे खाता है, इस बुनियाद पे ऑर्गेनिज्म को स्पीसी में कैटेगराइज नहीं कर सकते। वो सांस लेता है, नहीं लेता, ऑक्सीजन चाहिए, नहीं चाहिए, या पार्शियली चाहिए, इस बुनियाद पे भी हम कैटेगराइज नहीं करेंगे। उसकी बॉडी में नर्वस सिस्टम है या नहीं है, उसकी बॉडी में जितने भी हमारे कॉमनली फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स हो रहे हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, चाहे वो एसिमिलेशन हो, चाहे वो डाइजेशन हो, जितने भी मैकेनिज्म हो रहे हैं, किसी भी बुनियाद पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई नहीं करते। वी जस्ट क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल प्रॉपर्टी, एंड दैट इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बुनियाद पे दो ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया जाता है। तो ये मियोसिस, ये जो रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक वेरिएशन, स्पीसीज के दरमियान में जेनेटिक वेरिएशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल जो है वो मियोसिस है। और इस चैप्टर का आखिरी सवाल कि व्हाट इज एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, इस तरह से भी पूछ सकते हैं, डिफाइन करने के लिए भी पूछ सकते हैं, और डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए भी पूछ सकते हैं कि भाई एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस का फर्क बता दो कि क्या होता है। तो एपोप्टोसिस दूसरे अल्फाज में हम इसे कहते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन, और मेडिकली इसे हम ऑटोफेजी कहते हैं। अब ये किस बला का नाम है? तो एपोप्टोसिस नाम से इंडिकेट कर रहा है, दूसरे अल्फाज में लिखा हुआ है सेल्फ डिस्ट्रक्शन, यानी कि अपने आप को खुद से डिस्ट्रॉय कर लेना, खत्म कर लेना। ऑटोफेजी का मतलब यही होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और फेजी का मतलब है डिस्ट्रक्शन। तो ये है क्या? इट इज अ प्रोग्राम चेंज व्हिच लीड टू द सीक्वेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन सेल बाय व्हिच सेल्स कॉमिट सुसाइड, यानी कि सेल खुद से सुसाइड करेगा बिकॉज ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द फिजियोलॉजिकल चेंजेस। अपनी बॉडी में मुसलसल उसकी जो है वो चेंजेस आ रही हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि आरबीसीज का स्ट्रक्चर है वो पहले कुछ और होता है, आहिस्ता 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 जब वो हमारी ब्लड कैपिलरीज के अंदर से गुजरता है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ और हो जाता है। दीज आर द फिजियोलॉजिकल चेंजेस, एंड बाय द हेल्प ऑफ, बाय द कॉज ऑफ दिस फिजियोलॉजिकल चेंजेस, उसके आरबीसी के स्ट्रक्चर में फर्क आ गया, और अराउंड 120 डेज के बाद उसकी जाके किलिंग हो जाती है। तो ये किलिंग किसने की? उसने खुद की। कहाँ पर हुई? स्क्रीन के अंदर होती है हमारी पर्टिकुलर आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन। तो दिस इज कॉल्ड एज एपोप्टोसिस, इसे हम एपोप्टोसिस का नाम। तो इट इज अ प्रोग्राम सेल डेथ। ये आपकी बॉडी ने प्रोग्राम किया हुआ है कि आपकी बॉडी में आरबीसीज की डेथ कब होगी, आपकी बॉडी में डब्ल्यूबीसीज की डेथ कब होगी, आपकी बॉडी में दूसरे जो सेल्स हैं उनकी डेथ कब होगी, आपकी बॉडी के अंदर कोई पर्टिकुलर मैकेनिज्म है तो वो कब तक चलेगा, कब रुकेगा, किस तरह से फीडबैक होगा। दिस इज ऑल अबाउट द एपोप्टोसिस। दूसरे अल्फाज में, it is an orderly process in which the cell contents are packaged into small packets of made from garbage collection by immune cells। कि immune cells के लिए गार्बेज कलेक्शन की जाती है। गार्बेज कलेक्शन मतलब कचरा, शॉर्ट हम ये कह सकते हैं मुख्तसर अल्फाज में।
बड़े ही इसे डिक्शनरी के अगर वर्ड में यूज करूं, तो ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर सेल के जो कंटेंट्स हैं, सेल के कंटेंट्स क्या हो सकते हैं कि अगर आपकी सेल के अंदर कोई स्ट्रक्चर है, कोई ऑर्गेनेलिज है, कोई काम नहीं कर रहे, तो उन ऑर्गेनेलिज की डेफिनेटली डेथ करनी है। या अगर मैं एक जनरल एग्जांपल की बात करूं, तो मैंने कहा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का काम ये होता है कि डिटॉक्सिफिकेशन करता है। आपने कोई भी ऐसी ड्रग खाई जिसका कोई हार्मफुल इफेक्ट था, इस हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग को खत्म करने के लिए ईआर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। अब ईआर ने उसको खत्म तो कर दिया, लेकिन इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स आ गए, इसको भी खत्म करना है। तो इसको खत्म करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद है, सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे हमने लाइसोसोम पढ़ा था जब मैं चैप्टर नंबर 4 पे बात कर रहा था। तो लाइसोसोम पे भी हमने नोट लिखा और उसे याद किया। तो लाइसोसोम क्या होता है? सुसाइडल सेल्स होते हैं, और ये सुसाइडल सेल्स वही होते हैं कि जब ये देखते हैं कि सेल में कोई चेंजेस आ रही हैं या ऐसी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ गई हैं जिसकी सेल को जरूरत नहीं थी, तो ऐसी कंडीशन में उस सेल की ये डेथ कॉज कर दी जाती है। ये दूसरे अल्फाज में कि अगर कोई सेल आपकी बॉडी में पर्टिकुलरली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा, वो काम सही नहीं कर पा रहा, उसके सेलुलर कंटेंट सही नहीं है, उसमें कोई कैंसर फॉर्मेशन हो गई है, उसमें कोई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से कोई डेफिसिट आ गया है, कोई चेंज आ गया है, कोई इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर अगर मैं आपको समझाऊं तो कैंसर सेल की फॉर्मेशन हो गई है, ट्यूमर सेल की फॉर्मेशन हो गई है, तो ये म्यूटेशन हो गई है। इन शॉर्ट ये कि इन सबको कलेक्टिवली बात करूं, म्यूटेशन कॉज थी। अब म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन कहते हैं कि आपकी बॉडी के किसी भी सेल के, किसी भी डीएनए के, किसी भी क्रोमोसोम में कोई भी चेंजेस आ गई। अब वो कोई भी चेंजेस किसी भी वजह से हो सकती है, कोई कैंसर था, कोई ट्यूमर था, कोई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन थी, कोई भी कॉज था, वो चेंजेस आई जरूर है। उन चेंजेस की वजह से उस सेल की डेथ करनी। अब ये सेल डेथ खुद करेगा, आप उसे नहीं बताओगे कि भाई आपके लिवर का सेल जो है खराब हो गया तो लिवर के सेल को डेथ कर दो, आप तो नहीं बताओगे ना उसको। तो ये बॉडी खुद से इम्यून कर रही है। इट इज कॉल्ड एज एपोप्टोसिस और सेल्फ डिस्ट्रक्शन। Necrosis, it is an externally या accidental death. Okay, this type of cell death which is caused by external factors like infection. आपको infection हो गया, कोई ऐसी चीज हमने खाई या जिसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे, कोई बैक्टीरिया था, कोई वायरस मौजूद था, ये किसी और वजह से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो गया, जिसे मैं दूसरे अल्फाज में कहता हूँ कि पैथोजन एंटर हो गया। पैथोजन के बारे में हम हमेशा बात करते हैं कि एवरी फॉरेन पार्टिकल विच हैज एबिलिटी और टेंडेंसी टू कॉज द डिजीज, जो डिजीज कॉज करने की सलाहियत रखता है, दैट इज द पैथोजन। और वो पैथोजन तुम्हारी बॉडी में आके तुम्हें इन्फेक्शन कर रहा है, कोई ट्यूमर बना रहा है, कोई टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहा है, आपकी कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो गई, आपका रोड एक्सीडेंट हो गया, कोई और कॉज था, तो इन तमाम कॉजेज की वजह से आपकी बॉडी को नहीं पता था कि भाई 2 दिन के बाद, 2 घंटे बाद, 2 मिनट के बाद आपको इस सेल की इस पर्टिकुलर जगह पे इंजरी हो जाएगी। तो दैट वाज नॉट द प्रोग्राम सेल डेथ। तो इसीलिए नेक्रोसिस इज अ नॉन प्रोग्राम सेल डेथ, जिसमें आपको बॉडी को पता नहीं होता और बॉडी की डेथ हो जाती, सेल की डेथ हो जाती। एपोप्टोसिस में बॉडी को मालूम होता है कि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद सेल की डेथ कर देनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट मियोसिस, और इसके हवाले से जो भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो।